अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पते की बात लेकर रज़ीना आलम आपके सामने हाजिर है। मेरा पिछला सेगमेंट जो कि शादियों के अखराजात के बारे में था, उम्मीद है आप लोगों ने देखा होगा और मुझे आपकी राय का इंतज़ार है कि वो आपको कैसा लगा। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो हैं हमारे नौजवान। हमारे नौजवान जो पाकिस्तान के 65% आबादी का हिस्सा है और हमारा मुस्तक़बिल है, जिनके हाथ में कल को इस मुल्क की बागडोर होगी, उनके बारे में हम बात करें। मैंने जब अपनी किताब सुनो प्यारी बेटी लिखी, तो उसके बाद मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं सुनो प्यारे बेटे भी लिखूं और बेटों की तरबियत की कोई किताब लिखूं। लेकिन एक मर्तबा ये हुआ कि कुछ बच्चियां मेरे ऑफिस में आईं और उन्होंने कहा कि मैंने आपकी किताब पढ़ी है। मैंने कहा अच्छा, तो आपको कैसी लगी? मैंने कहा किताब तो अच्छी है, लेकिन इसका नाम होना चाहिए कहो प्यारी बेटी, क्योंकि हम सुनो प्यारी बेटी पढ़कर अच्छा नहीं लगा मुझे और मैं चाहती हूँ कि इसका नाम कहो प्यारी बेटी। हम लड़कियों को बहुत कुछ कहना आता है और हम सिर्फ सुनने के लिए नहीं पैदा हुए। तो इसके बाद फिर मैंने उनसे कहा कि ठीक है, लेकिन सुनने के लिए भी आपके पास मटेरियल और दलील होनी चाहिए और ये किताब बड़ी मैंने तहकीक के बाद लिखी है। बहरहाल उन्होंने कहा कि आप, फिर एक उसमें से एक लड़की बोली कि आप एक किताब और लिखें लड़कों के लिए। तो मैंने कहा नहीं, लड़के कहाँ सुनते हैं। मैं कहा नहीं, आप सुनाएँगे तो वो ज़रूर सुनेंगे। मैंने कहा नहीं, आप वो जो है ना तरबियत, ये उनके माँ-बाप का और उस्ताद का फ़र्ज़ है। उन्होंने कहा नहीं, मेरा भी तो, लड़कियों का भी तो उस्ताद और माँ-बाप का फ़र्ज़ होता है, लेकिन आपने उनके लिए जब लिखी है तो उनके लिए लिखें। मैंने उनसे पूछा कि आप बताइए हम उनके लिए क्या लिखें? उस पर उन्होंने कहा कि आप लिखें कि वो हम लड़कियों के साथ कैसा सलूक करें। वो अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ, राह चलती लड़कियों के साथ उनका रवैया क्या होना चाहिए। फिर उन्होंने ये भी बताया कि देखिए, आप अखबार में पढ़ें, कितनी खबरें आती हैं कि लड़कों ने इन शादी से इनकार पर लड़कियों को गोली मार दी, किसी को उन्होंने कत्ल कर दिया और जो दोस्ती ना करने पर कत्ल कर दिया या और किसी बात पर मार दिया। तो तेज़ाब फेंक देते हैं, ये लड़के ही तो करते हैं, गैरत के नाम पर कत्ल कर देते हैं। तो इस किस्म की वारदात होते रहते हैं, तो मेरे ख़्याल में आपको लड़कियों के साथ-साथ लड़कों की इस्लाह के लिए भी कुछ लिखना चाहिए। बाद में जब मैंने सोचा कि लड़कियों ने ठीक ही कहा, क्योंकि उनकी बातों में ख़ासा वज़न था। क्योंकि जब हम अखबार उठा के देखते हैं तो उसमें कोई ना कोई ऐसी खबर ज़रूर होती है जिसमें किसी बच्ची को कत्ल कर दिया गया। अब ये हाल ही में ये सना यूसुफ और नूर मुकद्दम, इनके वाक़यात हुए, किस बेदर्दी से इन बच्चों को मारा। कहाँ से आ गई है ये अ, परेशानी, ये गैर-इत्मीनानी, ये जारियत इन बच्चों में। देखिए, सारे लड़के ऐसे मेरा ख़्याल है नहीं हैं, लेकिन कुछ पहले कुछ थे, लेकिन अब उनकी तादाद दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। और ये जो फ्रस्ट्रेशन है उनमें और ये जो उनमें गुस्सा है, ये उनमें कैसे आ गया? मेरे ख़्याल में हमें इसकी वजूहात पर जाना चाहिए। देखिए, बच्चे जो हैं वो जब पैदा होते हैं वो तो बिल्कुल मासूम होते हैं। अब उनको जिस किस्म की तरबियत होती है, जिस किस्म का माहौल वो घर में देखते हैं, 2 किताबें जो बच्चे आँख खोलते ही पढ़ते हैं, वो हैं माँ और बाप। उनका रवैया, जिन घरों में वालिद अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक नहीं करते, उनके बच्चे भी अपनी माँ की वो उस तरह जो इज़्ज़त है, वो एहतराम वो नहीं कर पाते। क्योंकि उनके ज़हन में एक औरत की इज़्ज़त का वही मियार होता है जो उनके वालिद का हो। और इसी तरह ख़वातीन के बारे में भी आप देखें कि जहाँ-जहाँ कोई चीज़ गलत होती है, तो बच्चे आजकल के बहुत माशाल्लाह समझदार भी हैं, ज़हीन भी हैं और वेल इन्फॉर्म्ड भी हैं। पूरी दुनिया की जो इल्म और हिकमत है, वो उनकी मुट्ठी में बंद जो मोबाइल होता है, उसमें मौजूद होती है। तो इस लिहाज से हमारे बच्चे, ये नहीं है कि वो अ, वो हैं, कमज़हन हैं, समझते नहीं हैं, समझते सब हैं। लेकिन वो बहुत समझदारी से हर काम करते हैं। अब हमें देखना ये है कि वो जो गैप था पिछली नस्ल में और आजकल, देखिए, एक वो ज़माना था जब बच्चे घर छोड़ने से पहले अपने माँ-बाप को खुदाफ़िज़ करते थे, सुबह आके सलाम करते थे
اور پھر جانے کے بعد خدا حافظ کرتے تھے، جب آتے تھے تو سلام کرتے تھے۔ آج یہ سب کچھ نہیں، بہت سے بہت ہیلو ہیلو کر دیا یا وہ بھی نہیں کیا، سیدھے چلے گئے اپنے اپنے کمروں میں۔ اور کوئی خاص ان کے ساتھ رابطہ جو پہلے تھا، نہ والدین نے رکھا اور نہ بچوں نے اس خلیج کو پر کیا، جس کی وجہ سے وہ ایک گیپ بڑھتا گیا اور مصروفیت جو تھی والدین کی وہ اتنی زیادہ بڑھتی چلی گئی۔ ظاہر ہے ماں بھی کام کر رہی ہے، والد بھی کر رہے ہیں، دونوں اپنے اپنے تھکے ہوئے آتے ہیں، بچے آتے ہیں، جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو کارٹونوں کے سامنے بٹھا دیا جاتا ہے، پھر ظاہر ہے وہ اسی کو دیکھ کر کھانا کھاتے ہیں، اسی سے خوش ہوتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں نے دیکھا وہ اپنی چھوٹی چھوٹی انگلیوں سے موبائل کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں۔ تو جہاں ان کو موبائل انٹرنیٹ کا ایکسپوجر ملے گا تو وہ اسی قسم کے نتائج سامنے آئیں گے۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہماری قدریں دن بدن بدلتی جا رہی ہیں۔ پہلے کسی خاندان کے اعلیٰ خاندان ہونے کا جو ترازو تھا اور جو پیمانہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ شرافت ہو ان میں رکھ رکھاؤ ہو، ان میں ایک دوسرے کی عزت اور احترام کریں اور وہ شرفا کہلاتے تھے۔ اب جو اعلیٰ خاندان کہلائے جاتے ہیں وہ دولت مند یا کسی بڑے عہدے میں فائز ہو تو وہ کہیں گے کہ وہ ہی فرام اے ویری گڈ فیملی۔ تو اب یہ گڈ فیملی کا جب وہ بدلتا جا رہا ہے تو وہ اس کا اثر تو نیچرلی بچوں پر بھی پڑے گا۔ ہمارے بچوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ ہر لحاظ سے بہت اچھے ہیں اور اچھے ہیں۔ اس میں ایک میجورٹی ایسی ہے جو اب دوسری سمت کو جا رہی ہے اور وہ سمت ہے پیسوں کی کمائی، کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کما لیں یا پیسہ بنا لیں، اور پھر یہ کہ کمپٹیشن شروع ہو گیا ہے موبائل کا، کپڑوں کا، اگر اس نے یہ لے لیا تو میں اس سے اگلا لے لوں بہترین، اور یہ اس چیز کا کمپٹیشن جو کہ پہلے کبھی نہیں تھا، اب وہ ہر چیز کے مقابلہ آ گیا ہے۔ تو یہ ہے کہ جن خاندانوں میں بچوں کی اچھی تربیت ہوتی ہے وہ بچے ابھی بھی سدھرے ہوئے ہیں، لیکن اب جو اگر میجورٹی غلط طرف جا رہی ہے اور پھر بڑوں کو دیکھ کر یا اہل ثروت لوگوں کے بچوں کو دیکھ کر باقی لوگ بھی ظاہر ہے وہی چیز دیکھتے ہیں کہ جب وہ یہ کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح جو ماحول ہے وہ ایک عدم تحفظ کا شکار ہوتا جا رہا ہے، خوف کی فضا ہے۔ بچے اب عورتیں جو ہیں، لڑکیاں ہیں، وہ پڑھنے جانے سے پہلے ڈرتی ہیں کہ بھئی اب کیا ہو جائے رستے میں، اور اسی طرح لڑکے ہیں وہ جو ہیں وہ اپنے پستولیں ان کے ہاتھ میں آ گئی، کہاں سے آ گئی، کس نے دے دی ان کے ہاتھوں میں پستولیں؟ تو وہ تو قلم پکڑنے کے دن ہوتے ہیں یا پڑھنے کے، لکھنے کے، اپنی ترقی کرنے کے۔ تو اب یہ سب چیزیں جب ہوئی ہیں تو ان کو دیکھتے ہوئے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ان کو اب کس طرح اس پوری جو ایک سمت پلٹی ہوئی ہے اس سمت کو سیدھی طرف ہم لانے کے لیے کیا ایفرٹ کریں کہ کم از کم اب جو اگلی نسل ہے وہ بہتر طریقے سے براٹ اپ ہو۔ اب اس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں بہت سوچنا ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی جو ایک دم ہو جائے، اس کے لیے ہمیں اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھنا ہوگا، اور بچوں کی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آج کل کے لڑکے جس سمت جا رہے ہیں اس کو ہم دوسری سمت لانے کے لیے ایفرٹ کریں۔ ان حالات میں ہم بہتری کی طرف قدم کیسے اٹھا سکتے ہیں اور کون سا ہم اقدام اٹھائیں جس کے لیے حالات بہتری کی طرف جائیں؟ سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ بچے کی تربیت میں کون اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ظاہر ہے وہ ماں کی گود بچے کی پہلی دستگاہ ہوتی ہے۔ اب ماں کی گود میں ہمارے ملک میں جو ہے وہ 65% آبادی کم از کم ایسی ہے جو وہ ہے لٹریٹ ہے، 60 سے 65%، اور خواتین میں، اور باقی جو ہے وہ 40 یا 35% جو ہے خواتین وہ پڑھی لکھی ہیں۔ اب جس ملک میں اتنے کم لٹریسی ریٹ ہوگا وہاں کی خواتین کو علم و آگہی اور جو ہے وہ اس کو دلانے کے لیے کچھ ضرورت ہے۔ تو پہلے تو ہوتا تھا کہ وہ پہلے زمانے کی خواتین وہ پڑھتی تھی، رسالے پڑھتی تھی، اخبار پڑھتی تھی، قرآن حدیث یہ سب چیزیں پڑھتی تھیں، تو ان کی علم جو تھا وہ بہت زیادہ تھا اور شعور اس سے زیادہ تھا۔ اب علم اور شعور دونوں پیدا کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ اب ہم تربیت کی طرف آئیں۔ دیکھیے سقراط ایک بہت بڑے فلسفی کے پاس ایک خاتون آئی جو کہ ابھی
माँ बनने वाली थी और उन्होंने उनसे पूछा कि मैं क्या करूँ कि मेरा बच्चा जो पैदा हो वो एक अच्छा इंसान बने। तो सुकरात ने कहा कि देखिए आप बहुत देर से मेरे पास आई हैं। अगर आपकी वालिदा मेरे पास आती तो मैं उनको बताता कि वो आपकी तरबियत कैसे करती हैं, तब जाके आप इस काबिल होती कि उसकी बेहतर तरबियत कर सकें। तो जहाँ तक माँ को पढ़ाने का या उसको सिखाने का या उनकी तरबियत करने का सवाल है, देखिए मैंने बहुत मुल्कों में जाके देखा है और ख़ास तौर पर ये जो है कुआलालंपुर, यहाँ पे हम गए एक दफ़ा, तो वहाँ पे वो बच्चों औरतों को बाकायदा उनके इंस्टीट्यूट बने थे। माँओं का अलग था जिसमें वो माँओं को सिखाती थी कि वो कैसे प्रेगनेंसी के साथ पहले उनकी अपनी ग़िज़ा, फिर बच्चे की ग़िज़ा, फिर बच्चे की पैदाइश, फिर उसकी परवरिश, फिर उनको हमें किस तरीके से अच्छे नॉर्म्स और अच्छी बातें उनको सिखाना है स्टेप बाय स्टेप जब तक वो बड़े हो जाएँ। तो वो सारा उनको बताया जाता था। हमारे यहाँ ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि अब इस चीज़ को भी सोचा जाए कि कोई जगह ऐसी हो जहाँ और ये एनजीओज़ भी ये काम कर सकती हैं, हुकूमत भी कर सकते हैं कि वो माँओं की तरबियत जिसमें वो बच्चों की ग़िज़ा, अपनी सेहत और इन सब चीज़ों की तरफ वो आएँ और बच्चों को ये बताएँ कि जो आजकल की जो कदरें हैं, उनमें वो अच्छाइयाँ, वो बड़ों की इज़्ज़त, छोटों से मोहब्बत, अपने लोगों की खातिर कुर्बानी देना, उनसे बहुत मोहब्बत करना, रिश्तेदारों का ख़्याल रखना, ये सब चीज़ें उनको सिखाएँ। तो ये चीज़ है कि जब माँ फिर शऊर वाली होगी, तो फिर बच्चा शऊर वाला होगा, ये बात है। ये देखिए, हम अच्छाई और बुराई में अगर वालिदा ये कहें कि अच्छा, ये चीज़ तुम वहाँ से उठा लाए, बहुत अच्छा हुआ, अब तो ऐश हो गई। तो ये चीज़ें हम बच्चों के ज़हन में डालें, उस वक़्त डालें जब हमारी माँ अच्छा और बुरा उसका तमीज़ रखती है। मैं ये नहीं कहती हमारी माएँ बहुत बाशऊर हैं, बहुत अच्छी हैं, लेकिन फिर भी जहाँ-जहाँ कमी है, उसको पूरा करने के लिए हमें ये बताना चाहिए कि ऐसी ख़वातीन आएँ और जो कि कुछ तरबियत हासिल करें, कुछ नो-हाउ हासिल करें, कुछ उनकी वो हो ग्रूमिंग हो। उसके बाद वालिदैन के बाद अच्छा वालिद का किरदार भी हम उनको बरी-ओ-ज़िम्मा नहीं कर सकते। वो भी उसमें शामिल हैं बच्चे की तरबियत में और उनका काम ये है कि वो एक तो खुद अपना एक नमूना ऐसा पेश करें कि जो बच्चे उसे उन्हें आइडियलाइज़ करें, उन्हें हीरो वर्शिप करें। चलिए अगर ये सब चीज़ें नहीं हो सकती उनसे, तो कम से कम उनको अच्छी बातें बताएँ, उनकी सोहबत पे नज़र रखें, उनसे उनको वक़्त दें। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आजकल पेरेंट्स जो है, उनके पास बच्चों के तरबियत के लिए वक़्त नहीं होता। वो भी इसी दौड़ में लगे रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कमाएँ, वो बीवी अलग काम कर रही, शौहर अलग। तो अभी ये है कि उनको वक़्त दें, वालिद भी वक़्त दें, उनके साथ मोहब्बत से उनको समझाएँ, अच्छाई-बुराई का तमीज़ बताएँ। तो एक ये है कि वालिद का किरदार भी है बीच में, ये नहीं कि माँ की तरबियत ही सब कुछ है। दूसरी बात ये है कि असातिज़ा, हमारे असातिज़ा जो हैं, वो इतने अहम होते हैं बच्चों की नज़र में, स्टूडेंट्स की नज़र में कि वो आइडियलाइज़ करते हैं उन्हें और अपने वालिदैन की बात को भी वो गलत समझ सकते हैं, लेकिन उस्ताद की बात को कभी गलत नहीं समझते। तो उनका भी फ़र्ज़ है कि वो एक जो कैरेक्टर बिल्डिंग है, उसके लिए भी सोचें। ये नहीं कि सिर्फ़ उनको तालीम दी या बाद में उनकी क्लासेस ले ली या उनको ट्यूशन पढ़ा दिया, बल्कि उनकी किरदार साज़ी में भी उनका बहुत बड़ा दखल है और वो अपनी पढ़ाई से कोताहियाँ जो हुई हैं ना, वो हम सब से हुई हैं, जिसमें असातिज़ा भी हैं, वालिदैन भी हैं। और फिर उसके बाद मुआशरा है सारा, कि मुआशरे की कदरें भी ऐसी हों कि अच्छे को अच्छा समझे, बुरे को बुरा समझे, हलाल और हराम हर कमाई का फ़र्क उनको पता हो, तो कि मुआशरा जो है ना, वो भी एक हम ही लोगों को मिलके बना है मुआशरा भी। और वो मुआशरा जो है वो फिर इस चीज़ को डालता है बच्चों के ज़हन में। और और उसके बाद मीडिया, मीडिया आजकल छाया हुआ है। हर जगह उसका अमल दखल है, राय आमा वो इस्तेमाल करता है और तो लेकिन वो अपने प्रोग्राम में मार-धाड़ दिखा रहा है, अगर कत्ल-वारत दिखा रहा है तो उसके नताइज भी बुरे दिखाए। वो कहते हैं कि आजकल लोगों की डिमांड है कि उनको इस किस्म की चीज़ें दिखाई जाएँ, एक्शन मूवीज़ दिखाई जाएँ, लेकिन फिर वो बताएँ कि जो इस तरह करते हैं तो उनको अपने भी सज़ा मिलती है। ये नहीं कि वो कत्ल करके फिर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों से ना बच्चों के भी ऊपर डर बैठता है, उनको असर होता है उनके ऊपर। तो मीडिया जो है वो आजकल जो उसका किरदार है वो इस्लाह इस्लाहाना पहलू उसमें मुझे कम नज़र आता है। जो कि होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये मीडिया भी बहुत इम्पोर्टेंट है और उसके बाद एक चीज़ जो मैंने भी प्रैक्टिस की कि बच्चों में
اتنا ان کے سسٹم میں انکلکیٹ کر دیا جائے ویلیوز کہ وہ اچھائی اور برائی کا فرق سمجھے اور غلط اور صحیح میں ڈفرینشیٹ کرے۔ یہ چیز اگر بچوں میں سیلف ڈسپلن آ جائے تو ان کو کسی سپرویژن کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بات ہم سب کے لیے کافی ہے۔ دیکھیے ہمارے بچے ہمارے اپنی ہماری دولت ہیں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، لیکن ہم ان کو اچھی طرح دیکھنا چاہتے ہیں۔ آج کل سنا ہے یونیورسٹیوں میں منشیات کا بڑا خرید و فروخت بہت ہوتی ہے۔ کیوں ہمارے بچے اتنے فرسٹریٹڈ ہیں، اتنے بیچارے پریشان ہیں کہ وہ ان کو منشیات کا سہارا لینا پڑتا ہے؟ یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ مل کر ہم نظر ثانی کریں اپنے اپنے جو ہمارے طور طریقے ہیں، اور ہم آئندہ نسل کے لیے کام کریں۔ جس طرح بھی ہیں، جس سطح میں بیٹھے ہیں، جس جگہ بیٹھے ہیں، ہمیں اپنے ان بچوں کو صحیح سمت دینی ہے اور صحیح سمت میں آگے بڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ آپ سب ہمارے ساتھ رہیں۔ جو میں کہتی ہوں اگر آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں تو آپ اس کو ساتھ لے کے چلیں۔ اس پروگرام کا بھی مجھے انتظار رہے گا کہ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ اس وقت کے لیے خدا حافظ۔ رضینہ عالم آپ کو اللہ حافظ اور دعاؤں کے ساتھ رخصت ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔